हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का एक लेसन देखने वाले हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे दिखाया जाता है और उसे कैसे डिपिक्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की इमेजेस क्या मैसेज पास ऑन करती है, हमारी जिंदगी पर क्या और कैसे असर किया था, क्या आज भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहले की तरह ग्लोरीफाई करते हैं, ये सब हम इस लेसन में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इन द ईयर 1900 फेमस म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल ने एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस की जिसके कवर पेज पर एक पिक्चर थी विच अनाउंस्ड द डॉन ऑफ सेंचुरी, यानी सेंचुरी की एक नई सुबह। पिक्चर में इस एंजल को विंग्स के साथ उड़ते हुए दिखा रहे हैं जो हमें फ्यूचर में लेकर जा रही है, जहाँ बताया गया है कि फ्यूचर में हमारे पास प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहा है। ऐसा ही ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हमें दूसरे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक पिक्चर में अलादीन है जो अपने मैजिक लैम्प से एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाता है, जबकि दूसरे पिक्चर में एक मॉडर्न मैकेनिक अपने मैजिक टूल्स की मदद से ब्रिज, शिप्स, टावर्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स बनाता है। जहाँ अलादीन ईस्ट को एंड हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ मैकेनिक वेस्ट को और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। सो हम कह सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इट्स अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। एंड जो सेकंड पिक्चर में मॉडर्न एज बताया गया है वो हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बताता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इमेजेस किस तरह से हमारे सामने आई। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी? लोगों के जीवन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हमें देखने को मिलता है? ये सब जानने के लिए आइए जानते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फर्स्ट टॉपिक इज बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ज्यादातर हम सबकी आदत होती है कि व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री। एंड जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो हमारा मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर्स। सो हमारे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ जब हमने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की होगी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज। कैसे? तो इवन बिफोर द फैक्ट्रीज वर सेटअप, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था। एंड ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं था, यानी कि ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं होती थी। तो कई हिस्टोरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ऐसा फेज जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं हुआ करती थी। नाउ 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोप के मर्चेंट्स कंट्री साइड की तरफ मूव करने लगे थे। दे यूज्ड टू सप्लाई मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस एंड उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए माल सामान बनवाते थे। जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड होता गया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कॉलोनीज बनती गई तो डिमांड फॉर गुड्स स्टार्टेड ग्रोइंग। बट इस ग्रोइंग डिमांड के चलते मर्चेंट्स अपना प्रोडक्शन टाउन्स में बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि टाउन्स में अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स बहुत ही पावरफुल थे। ये लोगों का प्रोडक्शन पर, प्राइजेस पर, कंपटीशन पर टोटल कंट्रोल हुआ करता था। एंड साथ ही साथ ट्रेड में नए लोगों की एंट्री पर भी ये लोग रोक लगा देते थे। इवन वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने डिफरेंट गिल्ड्स को परमिशन दी थी या फिक्स कर दिया था कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप ही लोग प्रोड्यूस करोगे और कोई नहीं। एंड इसकी वजह से मर्चेंट्स वर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन टाउन्स एंड सो दे मूव टू कंट्रीसाइड। नाउ दीस मर्चेंट्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कंट्रीसाइड। अब कंट्रीसाइड की क्या सिचुएशन होने लगी? तो यहाँ पर पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस स्टार्टेड वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। जो ये गांव के पीजेंट्स थे उनके पास पहले ओपन फील्ड्स हुआ करती थी जिसमें उनका सबका गुजारा चल जाता था। बट अब वहाँ सबके पास छोटे छोटे प्लॉट्स थे जिसमें घर के सारे लोगों को काम मिल पाना मुश्किल हो रहा था। एंड सो मर्चेंट्स ने उन्हें जब अप्रोच किया कि आप हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करें तो उन्होंने खुशी से ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात ये भी थी कि अब ये लोग अपने ही गांव में रहकर पैसा कमा सकते थे। इस प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से उनकी खेती में जो इनकम कम होने लगी थी उसमें एक उछाल देखने को मिला। देयर इनकम इंक्रीज्ड एंड जिनके पास काम नहीं था उन्हें भी काम मिलने लगा। इस सिस्टम की वजह से कंट्री साइड एंड टाउन के बीच में एक क्लोज कनेक्शन डेवलप होने लगा। मर्चेंट्स शहर में रहकर काम सब गांव से करवाते थे। नाउ लंदन केम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर, क्योंकि मर्चेंट्स जो सारे अपने गुड्स का प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग एक्सेट्रा सब कुछ कंट्री साइड में करते थे। ये सारा गुड्स लंदन में आता था एंड फिनिशिंग वाज डन इन लंदन एंड वहां से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता था। सो
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वाज प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द फैमिली एंड नॉट इन द फैक्ट्रीज। इससे हमें ये पता चलता है कि फैक्ट्रीज आने से पहले भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ करता था। अब टॉपिक देखते हैं द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। 1730s में इंग्लैंड में अर्लीस्ट फैक्ट्रीज शुरू हो गई थी, बट लेट 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगी। ये न्यू एरा जो शुरू हुआ उसका सिंबल था कॉटन। कॉटन एरा शुरू हो गया था। 1760 में ब्रिटेन अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था एंड 1787 तक ये कॉटन का इंपोर्ट 2.5 मिलियन पाउंड से बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया था, यानी कि विद इन 27 years ओनली। ये इतना ज्यादा इंपोर्ट में इंक्रीज किसकी वजह से हुआ? तो इट वाज कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अब चेंज हो गया था। नई टेक्नोलॉजीज, नई मशीन्स एक्सेट्रा आ गई थी। 18th सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस की हर स्टेज पर एफिशिएंसी बढ़ गई, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। हर एक प्रोसेस में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगा एंड इसकी वजह से हर वर्कर्स के आउटपुट में इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगा था एंड दे प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न्स। रिचर्ड ऑकराइट ने कॉटन मिल इन्वेंट की थी। तो अब तक तो हमने देखा कि क्लॉथ प्रोडक्शन वाज डन इन द कंट्री साइड बाय द फैमिली मेंबर्स, लेकिन अब नए मशीन्स आ गए थे। तो मर्चेंट्स जो पहले गांव में लोगों से काम करवाते थे, उन्होंने मशीन्स परचेज करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि कंट्री साइड में लोग अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर काम करते थे एंड मर्चेंट्स को घर घर जाकर लोगों पर उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता था। बट अब मिल्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस वाज अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। इससे इनको फायदा ये हुआ था कि ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज किया जाने लगा। क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लेबर के ऊपर अच्छे से वॉच रखा जाने लगा, जो पहले कंट्री साइड में घर घर होने की वजह से मुश्किल था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड के लैंडस्केप में काफी फैक्ट्रीज बढ़ने लगी थी एंड सबका कॉन्सेंट्रेशन इन मिल्स पर था एंड दे ऑलमोस्ट फॉरगेट द लेन्स एंड वर्कशॉप वेयर द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड को डिस्कस करने वाले हैं, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कितना फास्ट था? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ही था? ये सब हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। 1840 तक कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था इट वाज रिलेटेड टू कॉटन। लेकिन जब 1840s में इंग्लैंड में रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ तो अचानक से आयरन एंड स्टील की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स, कोच ये सब बनाने में आयरन एंड स्टील का यूज होने लगा। ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1873 तक ब्रिटेन ने 77 मिलियन पाउंड आयरन एंड स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जो कॉटन के एक्सपोर्ट से वे लोग कमाते थे उससे भी ज्यादा डबल वैल्यू का उन्हें फायदा होने लगा था। सेकेंड पॉइंट इज, अब जो ये न्यू इंडस्ट्रीज थी वो पुरानी एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की जगह नहीं ले पा रही थी। Even at the end of 19th century, less than 20% workers इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे एंड बाकी के 80% वर्कर्स हाउस होल्ड यूनिट्स में काम करना ज्यादा पसंद करते थे। थर्ड पॉइंट इज, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री वाज नॉट एबल टू चेंज द स्पीड ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं था कि कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री की वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एकदम खत्म हो गई थी। इट डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टेगनेंट ईदर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी हमें नए नए चेंजेस देखने को मिल रहे थे। जैसे अगर देखा जाए तो पहले ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लोग सिर्फ कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्शंस ही करते थे, लेकिन अब दे वर इन्वॉल्व्ड इन फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग वर्क्स, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एक्सेट्रा ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट इज, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत स्लोली हो रहे थे, एकदम से नहीं फैल रहा था एंड ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि ये मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव थे अगर सक्सेस नहीं हुए तो, एंड दूसरा कि अगर ये एक्सपेंसिव मशीन्स बिगड़ गई तो रिपेयरिंग काफी कॉस्टली होता था, उनका मेंटेनेंस काफी एक्सपेंसिव था एंड मोर ओवर दे वर ऑल्सो नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। इसीलिए ये मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इसी डर की वजह से जल्दी से इन मशीन्स को अपना नहीं पा रहे थे। नाउ लेट्स कंसिडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन। न्यू कॉमन के बनाए हुए स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने काफी इम्प्रूव किया
एंड 1781 में इस न्यू इंजन को पेटेंट भी करवा दिया एंड जेम्स वॉट के इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन ने स्टीम इंजन के इस नए मॉडल को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन कई सालों तक इस इंजन का कोई बायर ही नहीं मिला। 19th सेंचुरी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में 321 से ज्यादा स्टीम इंजन्स नहीं थे एंड इनमें से 80 इंजन्स कॉटन इंडस्ट्रीज में एंगेज थे, 9 वूल इंडस्ट्री में एंड बाकी सब माइनिंग में, कैनल वर्क्स में, आयरन वर्क्स में एंगेज थे। सेंचुरी के एंड तक स्टीम इंजन का यूज इनके अलावा किसी और इंडस्ट्रीज में नहीं हुआ था एंड सो इस लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देने वाली टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियलिस्ट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें इन चारों पॉइंट से ये पता चलता है कि मिड 19th सेंचुरी में अ वर्कर वाज नॉट अ मशीन ऑपरेटर, रादर ही वाज अ ट्रेडिशनल craftsperson and laborer of industrial change.